नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। ट्विटर से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नजर करते हैं आज की ट्वीट पर। दीनदयाल जी का सपना था कि वो राष्ट्र को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में बुलंदियों तक पहुंचाता देख सके, जो मोदी सरकार ने करके दिखाया है। एकात्मक मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। एकात्म मानववाद का दर्शन और अंत्योदय के पथ पर चलते हुए मां भारती की सेवा, समर्पण और संरक्षण के लिए संकल्पित है भाजपा। एक राजनीतिक दल के रूप में भाजपा ये सब करने में संभव इसलिए हो पा रही है क्योंकि भाजपा के पास है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे महान व्यक्तित्व का दूरदर्शी विजन। राष्ट्र सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले पंडित दीनदयाल जी का सपना था कि वो राष्ट्र को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में बुलंदियों तक पहुंचा देख सके, जो मोदी सरकार ने करके दिखाया। पंडित दीनदयाल जी राष्ट्र के सजग प्रहरी और सच्चे राष्ट्र भक्त के रूप में करोड़ों कार्यकर्ताओं और देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज भाजपा अंत्योदय के सपने को यानी समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक विकास की सभी योजनाएं पहुंचाने में जुटी हुई है। आज हर घर बिजली की रोशनी से जगमगा रहे हैं। देश के 99% गांव सड़क संपर्क से जुड़ चुके हैं। आज पूरा ग्रामीण भारत खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। हर घर नल से शुद्ध जल का भी सपना साकार हो रहा है। आज हर सरकारी योजनाओं का लाभ बिना बिचौलियों के लाभार्थियों के खाते में सीधे पहुंच रहा है। महान विचारक और हमारे पथ प्रदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। 25 सितंबर को देश के प्रखर मानवतावादी चिंतक और महान सपूत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन मनाया जाता है। दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन एक ऐसा विचार है जो विचारधारा के नाम पर द्वंद्व और गुरुद्रोह के मुक्ति दिलाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 25 सितंबर को देश के प्रखर मानवतावादी चिंतक और महान सपूत दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन मनाया जाता है। किसी भी देश के युवा जैसे जैसे अपनी पहचान और गौरव पर गर्व करते हैं, उन्हें अपने मौलिक विचार और दर्शन उतने ही आकर्षित करते हैं। दीनदयाल जी के विचारों की सबसे बड़ी खूबी यही रही है, उन्होंने अपने जीवन में विश्व की बड़ी बड़ी उथल पुथल को देखा था। वो विचारधाराओं के संघर्षों के साक्षी बने थे। इसलिए उन्होंने एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय का एक विचार देश के सामने रखा जो पूरी तरह भारतीय था। दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन एक ऐसा विचार है जो विचारधारा के नाम पर द्वंद्व और दुराग्रह से मुक्ति दिलाता है। उन्होंने मानव मात्र को एक समान मानने वाले भारतीय दर्शन को फिर से दुनिया के सामने रखा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, अर्थात हम जीव मात्र को अपने समान माने, अपने जैसा व्यवहार करें। आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी भारतीय दर्शन कैसे दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है, ये दीनदयाल जी ने हमें सिखाया। एक तरह से आजादी के बाद देश में जो हीन भावना थी, उससे आजादी दिलाकर उन्होंने हमारी अपनी बौद्धिक चेतना को जागृत किया। वो कहते भी थे, हमारी आजादी तभी सार्थक हो सकती है जब वो हमारी संस्कृति और पहचान की अभिव्यक्ति करे। इसी विचार के आधार पर उन्होंने देश के विकास का विजन निर्मित किया था। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि देश की प्रगति का पैमाना अंतिम पायदान पर मौजूद व्यक्ति होता है। आजादी के अमृत काल में हम दीनदयाल जी को जितना जानेंगे, उनसे जितना सीखेंगे, देश को उतना ही आगे लेकर जाने की हम सबको प्रेरणा मिलेगी। सुप्रिया श्रीनाथन ने ट्वीट पर कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग को क्या भाजपा नेताओं के द्वारा दुष्कर्म और दुराचार नहीं दिखता है?
ये सारे संस्थान महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, लेकिन अफसोस आज वे सिर्फ आरएसएस की शाखा बनकर रह गए हैं। नेशनल कमीशन ऑफ विमेन अपना राजनीतिकरण बंद कर दे तो वही बहुत हो जाएगा। नेशनल कमीशन ऑफ विमेन को क्या भाजपा के नेताओं के द्वारा दुष्कर्म और दुराचार नहीं दिखता है? क्या एनसीपीसीआर को भाजपा के नेताओं के द्वारा बच्चों को सिंगल आउट करके उनकी सार्वजनिक करना तस्वीर नहीं दिखता है? ये सारे इंस्टीट्यूशंस महिलाओं के, बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। आज ये इंस्टीट्यूशंस आरएसएस की शाखा बन चुके हैं और उसी का कारण है कि महिलाओं के साथ ये हो रहा है। ये इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे कि महिलाएं सुरक्षित हो, बच्चों के हक का हनन ना हो। आज कहां है ये इंस्टीट्यूशंस? कहां है इनका सेलेक्टिव आउटरीच? ये मैं जानना चाहती हूं। पिछले महीने बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा था कि मैंने मोटे अनाज और वर्ष 2030 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर्स के तौर पर मनाने से जुड़ी चर्चा की थी और इस विषय को लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता है। ये एक बड़े बदलाव का संकेत है। पिछले महीने मन की बात में मैंने मोटे अनाज और वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के तौर पर मनाने से जुड़ी चर्चा की थी। इस विषय को लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता है। मुझे ऐसे ढेरों पत्र मिले हैं जिसमें लोग बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे मिलेट्स को अपने दैनिक भोजन का हिस्सा बनाया हुआ है। कुछ लोगों ने मिलेट से बनने वाली पारंपरिक व्यंजनों के बारे में भी बताया है। ये एक बड़े बदलाव के संकेत है। लोगों के इस उत्साह को देखकर मुझे लगता है कि हमें मिलकर एक ई बुक तैयार करनी चाहिए जिसमें लोग मिलेट से बनने वाले डिशेस और अपने अनुभवों को साझा कर सकें। इससे इंटरनेशनल मिलेट ईयर शुरू होने से पहले हमारे पास मिलेट्स को लेकर एक पब्लिक एनसाइक्लोपीडिया भी तैयार होगा और फिर इसे माईगोव पोर्टल पर पब्लिश कर सकते हैं। शिवप्रिया सुरत ने कहा कि मामला सामने आया तो स्मृति ईरानी किचन से फोटो अपलोड कर पूछ रही है क्या पक रहा है। उन्होंने आक्रोश दिखाते हुए कहा कि और तथ्य यह है कि आप महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में टिप्पणी कर रही है और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अंकिता को भाजपा के एक नेता के लड़के ने पहले देह व्यापार के लिए मजबूर किया और उसके बाद जान से मार डाला। जब ये मामला कल शाम को सामने आ रहा था और इस देश का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ये पूछ रहा था कि हम अपनी बेटियों के साथ कैसे कर सकते हैं, तो स्मृति ईरानी जी अपनी रसोई की तस्वीर दिखाकर कहती हैं व्हाट्स कुकिंग। व्हाट्स कुकिंग इज मले स्मृति ईरानी। व्हाट्स कुकिंग इज आउटरेज स्मृति ईरानी। What's cooking is the fact that you as the Minister for Women and Child Development should be making comments on these things, should be acting against these people. And instead you want the world to know what's cooking in your kitchen. We give a damn what's cooking in your kitchen. What's happening to girls all around is what we care about. दुनिया इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि फिजिक्स और मेंटल वेलनेस के लिए योग बहुत ज्यादा कारगर है। योग के ऐसे ही शक्ति को देखते हुए 21 जून को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना तय किया हुआ है। दुनिया अब इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि फिजिकल और मेंटल वेलनेस के लिए योग बहुत ज्यादा कारगर है। विशेषकर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से जुड़ी मुश्किलों में योग से बहुत मदद मिलती है। योग की ऐसी ही शक्ति को देखते हुए 21 जून को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना तय किया हुआ है। अब यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र ने भारत के एक और प्रयास को रिकॉग्नाइज किया है, उसे सम्मानित किया है। ये प्रयास है वर्ष 2017 में शुरू किया गया इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। इसके तहत ब्लड प्रेशर की मुश्किलों से जूझ रहे लाखों लोगों का इलाज सरकारी सेवा केंद्रों में किया जा रहा है। जिस तरह इस इनिशिएटिव ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है,
वो अभूतपूर्व है। ये हम सब के लिए उत्साह बढ़ाने वाली बात है कि जिन लोगों का उपचार हुआ है उनमें से करीब आधे का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। मैं इस इनिशिएटिव के लिए काम करने वाले उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से इसे सफल बनाया। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। ब्रेक बाद नजर करते हैं आगे की ट्वीट पर। तो ऐसा क्यों है कि जब भी किसी लड़की के साथ शोषण या दुष्कर्म की घटना आती है तो कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी के नेता का नाम जरूर सामने आ जाता है। क्या आज अंकिता के परिवार वालों से बीजेपी का कोई भी नेता आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत जुटा सकता है? ऐसा क्यों है कि जब भी लड़की के शोषण की, जब भी किसी लड़की के साथ दुष्कर्म की कोई घटना सामने आती है तो कहीं ना कहीं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम जरूर सामने आ जाता है। अंकिता के परिवार के आंखों में आंख डाल के आज किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की बात करने की हिम्मत है? ये कैसे वहशी दरिंदे इन्होंने भरे हुए हैं? ये कौन जानवर हैं जिनको लगता है कि एक लड़की की जान की कीमत नहीं है? ये कौन लोग हैं जिनको लगता है कि लड़की जब नौकरी करने घर से निकली है उसको देह व्यापार की तरफ ये ढकेल देंगे? इस रिजॉर्ट का नाम था वनांतरा और बहुत आक्रोश और जो जन आक्रोश दिखा उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जागी और कुछ कार्यवाही हुई है। लेकिन मेरा अपना मानना है ये सेलेक्टिव कार्यवाही है। अगर कार्यवाही करनी है तो अपने तमामों एमएलए, अपने तमामों एमपीज को बर्खास्त करिए और उसके बाद महिला सुरक्षा का, बेटियों के हक का, बेटियों के हुकूक की बात करिएगा। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो सोनिया गांधी का बेटा तरक्की करेगा, अगर बीजेपी को वोट देंगे तो अमित शाह का बेटा तरक्की करेगा, अगर आपको वोट दोगे तो गुजरात का एक एक बच्चा तरक्की करेगा। आजकल मैं व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहा था, आजकल मैं गुजरात के भी कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हूं। तो गुजरात के व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक बड़ा शानदार वो चल रहा है कि अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो सोनिया गांधी जी का बेटा तरक्की करेगा, अगर भाजपा को वोट दोगे तो अमित शाह जी का बेटा तरक्की करेगा, और आम आदमी पार्टी को वोट दोगे तो गुजरात का एक एक बच्चा तरक्की करेगा। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि सरकारी पेपर देने जाने के लिए बस का किराया मुफ्त होगा और गुजरात में 80% प्राइवेट जॉब्स गुजरात के लोगों के लिए रिजर्व किए जाएंगे। जब भी आप कोई सरकारी पेपर देने जाते हो, सरकारी पेपर देने जाने के लिए आपका बस का किराया मुफ्त होगा। और अभी किसी ने बोला कि चुनाव के टाइम होते हैं तभी पोस्ट वो करते हैं, पेपर भर्तियां शुरू करते हैं, 5 साल तक कुछ काम नहीं करते। मैंने आपको दिखाया कि फरवरी से ही भर्ती का काम शुरू हो जाएगा। जैसे पंजाब में उन्होंने और 20,000 नौकरियां दे दी हैं, तो हमारा जैसे ही सरकार बनेगी भर्ती का काम शुरू हो जाएगा। और गुजरात में 80% प्राइवेट नौकरियां गुजरात के लोगों के लिए, गुजरात के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। भगवत मान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से बतौर मुख्यमंत्री पंजाब हमने एविएशन मिनिस्ट्री को लेटर लिखकर मोहाली चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम 28 सितंबर से पहले शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने के लिए कहा था। मुझे खुशी है कि आज हमारी कोशिश रंग लाई। पीएम ने मन की बात में इसकी घोषणा की।
आम आदमी पार्टी की तरफ से बतौर मुख्यमंत्री पंजाब मैंने मीटिंग की थी दुष्यंत चौटाला जो एविएशन मिनिस्टर हैं हरियाणा से हमारी बात हुई थी। उसके बाद सहमति बनी, हमने लेटर भेजा एविएशन मिनिस्ट्री को कि शहीद आज़म भगत सिंह का 28 सितंबर को जन्मदिन है, उससे पहले अगर ये गिफ्ट दे दिया जाए कि शहीद आज़म भगत सिंह के नाम पर जो मोहाली चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है उसका नामकरण कर दिया जाए। मुझे खुशी है कि आज हमारी कोशिश को बूर जो आया और हमारी कोशिशें रंग लाई और प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में ये डिक्लेयर किया कि चंडीगढ़ मोहाली का एयरपोर्ट जो है वो उसका नाम जो है भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूँ। केजरीवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते कहा कि पिछले हफ्ते वडोदरा में हमारी शिक्षा के ऊपर बातचीत हुई थी। इन्होंने हमारे 13 हॉल्स कैंसिल करवाए थे, फिर नवनीत काका ने हिम्मत करके अपना हॉल हमें दिया था। कल ये लोग बुलडोजर लेकर नवनीत काका का हॉल तोड़ने पहुंच गए। इससे बड़ी गुंडागर्दी क्या हो सकती है? वो बुलडोजर लेके आए थे वडोदरा में। जैसा आप लोग जानते हो कि शिक्षा के ऊपर पिछले हफ्ते जब मैं आया था तो शिक्षा के ऊपर बातचीत हुई थी टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ। ये अच्छी चीज़ है, यही अच्छी राजनीति है कि शिक्षा जैसी चीज़ों पे बात होनी चाहिए। वो बातचीत करने के लिए, मेरा प्रोग्राम करने के लिए हमने कई जगह हॉल बुक की है। जो हॉल हम बुक करते आधे घंटे के अंदर ये लोग फ़ोन करके उसको मालिक को धमका देते और कहते केजरीवाल का प्रोग्राम नहीं होने देना। ऐसे इन्होंने 13 हॉल हमारे कैंसिल करवाए। फिर एक आदमी ने, नवनीत काका ने हिम्मत करके हमको अपना हॉल दिया, वहाँ पे कार्यक्रम हुआ। कल ये लोग उन नवनीत काका के हॉल को बुलडोज़र से तोड़ने के लिए पहुँच गए। इससे ख़राब बात, इससे ज़्यादा गुंडागर्दी क्या हो सकती है? अब गुजरात की जनता इस गुंडागर्दी के खिलाफ, हमारे साथ आपको जो करना कर लीजिए, हम आपके राजनीतिक विरोधी हैं, जनता को परेशान मत कीजिए। पूरे गुजरात के अंदर इस तरह की गुंडागर्दी चल रही है कि इनके खिलाफ कोई कुछ बोल दे। बताइए, शिक्षा के ऊपर चर्चा नहीं हो सकती? ऐसा कैसे हो सकता है? हरियाणा के विलास जी और सतीश जी ने मिलकर एक अनोखी मशीन बनाई है जो मात्र 1 घंटे में 10 से 12,000 ईंटें तैयार करती है। तकनीक के क्षेत्र में ये भारत की शानदार उपलब्धि है। भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उन्हें सही मंच की जरूरत है। यही प्रतिभाएं मिलकर भारत को नंबर 1 बनाएगी। भारत की असली शक्ति है उसके नागरिक, और इसी शक्ति के बल पर हम भारत को नंबर 1 बनाएंगे। आइए मिलते हैं भारत के ऐसे ही नागरिकों से। नमस्कार विलास जी, सतीश जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट लोग भारत के लोग हैं। आपका मैंने पढ़ा, गजब का काम किया आपने ये मशीन का इजाद करके। थोड़ा सा बताइए कि क्यों करना पड़ा मशीन का इजाद, क्या करते थे आप, कैसे हुआ? SNPC मशीन्स एक ऐसी तरह की मशीन बनाती है जो पूरी दुनिया में अपनी तरह की अकेली ऐसी मशीन है जो चलते चलते ईंटें बना सकती है। हम इस मशीन से 1 BHK घर में लगने वाली ईंटों का निर्माण लगभग 1.5 से 2 घंटे में पा सकते हैं। दिस मशीन इज प्राउडली मेड इन इंडिया एंड सप्लाइंग टू द वर्ल्ड। ये हमारे लिए गर्व की बात है। पर आज की इस सफलता के पीछे सालों की कठिनाइयों से उभरने की कहानी है। चुनौतियों का एक नई इनोवेटिव सोच से मुकाबला करने की कहानी। हमने 2007 में एक भट्ठे में छोटी ही पार्टनरशिप डाली थी। भट्ठा उद्योग में जाने के बाद पता चला कि लेबर की बहुत बड़ी समस्या होती है। इतनी मेहनत हाथ से मिट्टी काट कर, जिसकी उम्र 25 साल भी नहीं है, वो बूढ़ा हो जाता है, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है। मैनुअली ईंट बनाना कितना कॉस्टली पड़ता था, तो काफ़ी सारे लॉस हमने झेले हैं और उस काम को हमें बंद करना पड़ा। हम बिल्कुल फ्री हो चुके थे और दिमाग में एक काल्पनिक विचार आने लग गया कि भाई इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और इसकी कॉस्ट, ब्रिक्स कॉस्ट, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कम करने के लिए क्या एक मशीन नहीं हो सकती? ये विचार हमारे दिमाग में आया और हमने इस पे धीरे धीरे काम शुरू किया। हमें नहीं पता था हमें कहाँ पहुँचना है, लेकिन मन में ये था क्यों नहीं हो सकता, और उस समस्या को दूर करते करते हम काफ़ी बार फेल हुए। हमने जो भी मॉडल बनाए उनमें कोई न कोई कमी लास्ट में रह जाती थी, और उसका पता हमें बाद में चलता था कि ओहो ये कमी हमारी रह गई। फाइनल जो मॉडल निकल के आया सब
10-15 बार फेल होने के बाद वो हमारा मॉडल जो बन के आया, हमने 2014 में प्रॉपर तरीके से काम करने वाला मॉडल तैयार हुआ। भारत की मिट्टी से उपजे इस इनोवेशन को पूरे विश्व में सराहा जा रहा है और ये एक सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर बनने की ओर दृढ़ कदमों से चल रहा है। नई टेक्नोलॉजी, नए नए इनोवेशन, नए नए आविष्कार करते हैं। अगर हम सब मिलके, पूरा भारतवर्ष 130 करोड़ लोग मिलके अपने अपने स्तर पे ये करना चालू करें, हमारा देश कहीं का कहीं आगे बढ़ सकता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरह से और भी खूब नए नए इनोवेशंस करें अपनी लाइफ में, और ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। राहुल गांधी ने कांग्रेस परिवार के वयोवृद्ध नेता आर्यदान मोहम्मद के दुखद निधन पर शोक व्यक्त किया। एक प्रतिबद्ध कांग्रेसी केरल के विकास और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा बहुत महत्व दिया जाएगा। We were walking. I was informed that Aryadan Mohammad ji passed away. He was a pillar for the Congress party, a grassroots politician who went up all the way from the grassroots and was a excellent politician, even better human being. It's a huge loss for us. It's a tragedy for us, and for me, he was a guide and an elder brother. And it's also a personal loss. श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती के अवसर पर आज लखनऊ से प्रदेश के विभिन्न राजकीय कृषि प्रश्नोत्तर हेतु 21 ट्रैक्टर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अन्नदाता किसान निराश नहीं होना चाहिए, सभी किसान बंधुओं को हार्दिक बधाइयां भी दी। भाइयों बहनों, दुनिया पस्त हो गई थी, लेकिन एक सेक्टर था जो कोरोना महामारी के सामने दृढ़ता के साथ खड़ा था। वह कृषि सेक्टर था, जिसने कोरोना जैसी महामारी को मात देते हुए, मैं देख रहा था खेतों में फसल खड़ी थी, कोरोना की आहट आई, मेरे सामने भी प्रस्ताव आया कि गेहूं की फसल खड़ी है, क्या होगा। मैंने कहा हम लोग कंबाइन मशीन मंगाएंगे, और यही अधिकारी जो मंच पर हैं, यही मंत्रीगण हैं। मैंने इन लोगों से कहा, मैंने कहा जैसे भी हो, अन्नदाता किसान कहीं भी वह निराश नहीं होना चाहिए। कंबाइन मशीन मंगाओ, कोविड हेल्प डेस्क बनाओ, और फसल को कटवाने, क्रय केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था करो। और सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर इस कार्य को हम लोगों ने मार्च 2020 से इस कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। गन्ना खड़ा था, देश और दुनिया के अंदर चीनी मिलें बंद हो गई थी, प्रदेश के अंदर भी 119 चीनी मिलें थी। क्या होगा? हमने कहा जो कुछ भी मंगाना है करिए, लेकिन चीनी मिलें बंद नहीं होंगी, और किसान को सुविधा दो, वह अपना गन्ना मिल तक पहुंचाने की व्यवस्था करें, सरकार उसको सुविधा देगी। और सभी 119 चीनी मिलों को हम लोगों ने चलाया। व्यापार बंद हो गया, आवागमन बाधित हो गया, लेकिन एक जगह कुछ चीज चलायमान था, तो वह हमारा किसान चलायमान था, सक्रिय था, निरंतर कार्य करता रहा। उसने बीमारी की परवाह नहीं की, लेकिन हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के राशन उपलब्ध कराता रहा। और इसके लिए मैं अपने अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। आपके परिश्रम और पुरुषार्थ का परिणाम है कि पहली महामारी है जिसमें भूखमरी से मौत नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रबंधन, आपका परिश्रम पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करवाने में योगदान दिया। और इसीलिए 2014 से लेकर के ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा कि किसान की आमदनी को दुगना करना है।
हमारा अन्नदाता किसान भारत जैसे देश में प्रकृति पर निर्भर करता है। ये संभव नहीं कि वह हर एक जगह तकनीक का उपयोग करेगा तो अधिक आमदनी कमा सकता है, लेकिन पॉली हाउस हर जगह और हर फसल के लिए नहीं बन सकते। उसको मौसम पर ग्लोबल वार्मिंग की जो चैलेंज है उसका सामना करना पड़ता है। उस सब के बावजूद रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन उसके द्वारा किया गया, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में किया गया, और उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को व्यक्त किया है हमारे अन्नदाता किसानों ने। हम सब आभारी हैं। ट्विटर की खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य के उद्देश्य के साथ देश दुनिया की खबरों को आप राष्ट्रप्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।